sir. Evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, Uda. स्क्रीन आ गई बच्चों? Yes. अच्छा, कहाँ पे थे बेटा? लास्ट क्या पॉइंट था? कल हमने छोड़ा था। ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ग फ्रूट। अच्छा, ऑब्जर्वेशन हो गया था, नहीं हुआ था? नो सर। लिख, हेडिंग डलवाया था खाली। Good evening, sir. गुड इवनिंग। तो ऑब्जर्वेशन पे थे। तो आज डिजिटाइजर पे हो रहा है पढ़ाई। हाँ, आज वो बुक है, आज जो स्टूडियो है उसमें कुछ काम हो रहा है। ऑब्जर्वेशन ऑफ चारगा कल फ्रूट्स। वापिस हो जाएगा क्लासेस। हाँ, चारगा। क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे इसके? अब आप 11th में पढ़े हैं कि प्यूरिन एंड पिरिमिडीन का जो अमाउंट है वो कैसा होता है बच्चों? प्यूरिन इज इक्वल टू पैरामिडीन्स। किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में यही होता है, पैरामिडीन्स। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस जी एंड टी प्लस सी इज इक्वल टू 1। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इक्वल टू 1। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, ए की जो अमाउंट है वो किसके बराबर होगी? ए अपॉन टी किसके बराबर होगा? 1। ऐसे ही z अपॉन सी भी किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो जितना आपका एडेनिन होगा उतना थाइमीन भी होगा। ठीक है, तो प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडीन्स। ठीक है, ये जो आपकी वैल्यू है ना, ये वाला, ये आपका कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट इक्वल टू 1, इक्वल्स 1, 1 के इक्वल रहेगा। ठीक है, लिखा एनसीईआरटी में। तो G इक्वल टू C और A इक्वल टू T। अच्छा, एक बेस रेशो जानते हो? बेस रेशो, नो बेस सर। रेशो, बेस रेशो भी आपने देखा होगा। जैसे यहाँ पे हम बात करें, Z ऐसे लिख लेते हैं, A प्लस टी अपॉन G प्लस सी नॉट इक्वल टू 1। तो इस रेशो को क्या बोलेंगे आप बताओ? बेस रेशो। इसे बेस रेशो कहेंगे, बेस रेशो। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है किसी आपके डीएनए में 80 ज्यादा होगा, किसी में, तो ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है बेस रेशो। स्पीसीज स्पेसिफिक वैल्यू होती है, हर स्पीसीज का अलग अलग होगा। इससे हम स्पीसीज को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं बेस रेशो से। तो बेस रेशो प्रोकैरियोट के लिए अलग होता है, यूकैरियोट के लिए अलग होता है। हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डीएनए किसका है, प्रोकैरियोट का है या यूकैरियोट का है, विद द हेल्प ऑफ बेस रेशो। तो रेशो ऑफ A plus T and G plus C is called as base ratio। प्रोकैरियोट के लिए और यूकैरियोट के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग हो गई। प्रोकैरियोट में आपको पता है बच्चों कि जीसी जो कंटेंट्स हैं वो 80 कंटेंट से ज्यादा होते हैं प्रोकैरियोट में। तो इनका बेस रेशो 1 से कम आएगा या ज्यादा? बताओ ऊपर देख के।
लेस देन 1, लेस देन 1 आएगा। इनका बेस रेशियो की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 आएगी, लेस देन 1। यूकेरियोट में जो क्या होता है कि A+T जो कंटेंट्स है डीएनए में वो G+ से ज्यादा होते हैं। इनका वैल्यू क्या आएगा बच्चों? मोर देन 1 आएगा। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है ई कोलाई। ई कोलाई का जो बेस रेशियो है वो कितना आता है बताओ? 0.92। और इधर अपना ह्यूमन यूकेरियोट का एग्जांपल दे रखा है पैकेज में, कितना आता है बच्चों? 1.52। तो ये बेस रेशियो है। इससे हम टेम्परेचर को भी देख सकते हैं कि किसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो रेशियो एडेनिन और थाइमीन का जी मतलब ग्वानिन और साइटोसिन से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्यूरिन पिरिमिडीन तो सेम रहता है, बट ऐसे आपका अलग हो सकता है। इसको बोलते हैं बेस रेशियो। ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। प्रोकैरियोट के डीएनए में जीसी कंटेंट्स 80 कंटेंट से ज्यादा होते हैं, जबकि यूकेरियोट के डीएनए में 80 कंटेंट्स जीसी कंटेंट से ज्यादा होते हैं। इसीलिए भाई जब आप वैल्यू रखोगे, जीसी नीचे रखो ज्यादा और 80 ऊपर कम रखो तो हमेशा 1 से कम आएगा। जब 80 वैल्यू ज्यादा होगी, जीसी वैल्यू कम होगी, तो हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। यस और नो? भाई यदि मैं 80-10 लूं, सॉरी जीसी, और इस वाले को 5 लूं, तो वैल्यू ज्यादा आएगी या कम? बताओ। लेस देन 1 आएगी। Less 1. और यदि मैं इसको बदल दूं, हमारे यूकेरियोट की बात करूं, तो कैसा आ जाएगा बच्चों? मोर देन 1 आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो किसके डीएनए में 80 कंटेंट ज्यादा होते हैं? यूकेरियोट के डीएनए में। और किसके डीएनए में जीसी कंटेंट ज्यादा होता है? प्रोकैरियोट के डीएनए। अच्छा, इसकी एक और चीज थी, लास्ट, जितना अमाउंट फॉस्फेट का होता है उतना ही शुगर होता है। द अमाउंट ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड फॉस्फेट आर इक्वल इन डीएनए। अमाउंट ऑफ deoxyribose sugar and deoxyribose sugar and phosphate group, न्यूक्लियोटाइड में दोनों मिलते हैं ना, फॉस्फेट ग्रुप इक्वल आर सेम इन डीएनए। इक्विमोलर होती है, सेम होती है, सेम इन डीएनए, डीएसडीएनए। तो जितने आपके शुगर होते हैं उतने फॉस्फेट भी होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन करा दूं इस पे या रहने दूं? बोलो। करा दीजिए सर। Yes. चलो एक क्वेश्चन कर लो इस पे। क्वेश्चन आपने 10th में करा होगा, उसमें 11th में करा होगा। एक बोल देता हूँ। यदि बेटा एक डीएनए एक्सट्रैक्टेड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए extracted from human zygote, a double DS stranded DNA extracted from human zygote that consists that consists 30% adenine. So calculate remaining 3 base, nitrogenous base. Calculate remaining bases, मतलब साइटोसिन, थायमीन एंड ग्वानिन को कैलकुलेट करके बताना आपको। अच्छा, आपको इतना तो पता है बच्चों, ए कितना दे रखा है? एडेनिन कितना % है? 30.
30%। अब आपको ये भी पता है, अपने चारगाफ रूल्स में देखा है, ए किसके इक्वल होता है? ठीक है सर। तो बच्चों टी की भी कितनी आ जाएगी वैल्यू? 30%। 30%। अब आपको पता चल गया कि ए और टी 30-30 हो गई, तो बचे कुचे में 40 में कौन आ जाएंगे? सी और जी। ए और प्लस जी और टी सी। दोनों को हम जोड़ दें तो 30 + 30 60 हो गया। ठीक है, हमारे पास 100 है और 100 में से 60 आप घटाओ 40, और 40 को 2 से डिवाइड कर दो, 20 में आप डिवाइड कर दोगे तो 20% ही क्या आ जाएगा? तो हमारे जो निकाला, टी आया हमारे पास 30%, जी आया हमारे पास 20%, और सी भी कितना आ जाएगा? क्योंकि पता है आपको, जितना जी होगा उतना सी भी होगा। तो ऐसे आप नॉर्मली भी देख सकते हो बच्चों, बिना कैलकुलेशन के हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ओरली 30% एडेनिन दे रखा है, तो भाई सीधी सी बात है, थाइमीन भी 30 होगा, बाकी बांट दो ना आप, 40 में 2 को बांट देना, 20-20 आंसर आ जाएगा। सिंपल है कि नहीं बताओ क्वेश्चन? यस ठीक है, आपको दे रहे, एक देगा वो आपको, ठीक है, वो कोई सा भी दे सकता है, गुआनिन दे सकता है, तो गुआनिन दे रखा है तो आपको पता है कि भैया जी सी बराबर होता है, इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, वो आपको पता है। ए दे रखा है तो टी भी उतना ही होगा, वो आपको पहले ही पता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो डबल हेलिकल मॉडल है, ये दिया किसने था बेटा? वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक। पैराग्राफ रूल्स में भी से भी तो से चुराया गया था ये। हाँ, तो ये सारा पॉइंट मैं अब यहाँ पे लिखा देता हूँ किस पे बेस्ड होता है। तो वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक दो फेमस साइंटिस्ट हुए थे। ईयर भी लिख लेना, 1953। 1953 proposed simple, a very simple लिख लेना, very simple and famous डबल हेलिकल मॉडल। double helical model for the structure of, किसके स्ट्रक्चर के लिए? डीएनए। डीएनए। for the structure of डीएनए। अच्छा है बच्चों, किस पे बेस्ड था ये? पैराग्राफ रूल्स। This model based upon या based on, तो ये जो फेमस मॉडल है, अब आपको वो सिंपल की जगह क्या लिख देगा? कॉम्प्लेक्स लिख देगा। समझ रहे हो बात को? क्वेश्चन में एनसीईआरटी की लाइन है, वेरी सिंपल की जगह क्या लिख देगा? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। दिस मॉडल based on X-ray diffraction, X-ray diffraction data। किस पे बेस्ड था बच्चों ये? एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा। किसने दिया वो हम बात कर चुके हैं, विल्किंस और फ्रैंकलिन। दिस मॉडल बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा। ठीक है, जो विल्किंस ने बनाया था उस पे ये बेस्ड था। इसका जो मेन हॉलमार्क्स क्या था बेटा? 1 हॉलमार्क्स इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के लाइन है। 1 हॉलमार्क, हॉलमार्क्स का मतलब क्या है? मेन पॉइंट, मेन पॉइंट। मेन पॉइंट क्या था इसका बच्चों? बेस पेयरिंग बिटवीन दी टू स्ट्रैंड।
main hallmarks is the base pairing, is the complementary base pairing, देख लेना, complementary base pairing, complementary base pairing between two strand of helix, two strand of helix. हेलिक्स के दोनों स्टैंड के बीच में क्या होती थी बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. अच्छा, जो किस पे बेस थी बच्चों? दैट बेस्ड ऑन, ये था चार गाप्स. बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन. किसके ऑब्जर्वेशन पे बताओ? चार कप्स. ऑब्जर्वेशन ऑफ चार गाप्स. चार गाप्स. क्या बताया था बच्चों उन्होंने? ए प्लस जी ओवर सी या फिर टी प्लस सी कैसा होता है? इक्वल टू वन. 1. ये बताया था इन्होंने. ठीक है, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है ऐसे थ्योरेटिकली. ठीक है, ए एंड टी एंड जी एंड सी आर कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1. ए और टी और जी आपके इक्वल टू 1 होता है. ए टी के बराबर होगा, जी सी के बराबर होगा. मींस प्यूरिन पिरिमिडीन. अच्छा, एक और चीज हम यहाँ पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अच्छा बच्चों, जो बेस पेयर है वो किसका यूनिक फीचर है? यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ डबल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. स्ट्रैंड डीएनए. देख लेना, बेस पेयरिंग. लाइट चल रहा होगा, से हटा दे. बेस पेयरिंग base pairing is a unique feature या property, unique feature of polynucleotide chain. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन का मेन फीचर है. तो बेस पेयरिंग इज ए यूनिक फीचर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन. यदि बेटा हमें एक चैन के बारे में पता है, जैसे मैं यहाँ पे एक बना देता हूं आपको, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है. यदि इसके बेस सीक्वेंस मुझे पता है, ये ए, ये टी, ये जी और ये सी, तो क्या आप दूसरी चेन को प्रोटेक्ट कर सकते हो कि नहीं? बोलो. कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगा. तो ये आपका 3 प्राइम, ये आपका 5 प्राइम. तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है बताओ? टी. टी का ए. यदि हमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के सीक्वेंस पता है, तो दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के सीक्वेंस को क्या कर सकते हैं बच्चों? हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो जी सी और ये आपका, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वो आगे हम बात करेंगे. 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. एक चेन यदि हमें मिल जाए तो दूसरे को हम फॉर्म कर सकते हैं. तो बोथ चेन ऑफ डीएनए आप देखोगे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री होती है. तो ये चारगाफ रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा. तो पेरेंटल डीएनए क्या करता है? एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए. तो हम आगे डीएनए रेप्लिकेशन में ही पढ़ लेंगे इस पॉइंट को. तो base pairing is a unique property, a unique feature of polynucleotide chain. If we know the sequence of one chain of DNA, so we can we can predict the another chain. तो हम दूसरी चेन को आइडेंटिफाई करके उसके बारे में बता सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ डबल हेलिकल मॉडल. जो वाटसन क्रिक ने जो मॉडल दिया है बी फॉर्म ऑफ डीएनए के लिए, उसके कुछ साइलेंट फीचर्स की बात करेंगे. फीचर
of double helix model. Double helix model. Double helix of TN. अच्छा, डीएनए कितनी चेन का बना है बताओ? डीएनए मेड अप ऑफ हाउ मेनी चेन? 2 poly. Two Two. polypeptide. So DNA made up of 2 polynucleotide chain. Two Excuse me, sir. polynucleotide chain. Sir, sir, हाँ बेटा, C और G का जो second bond है उसमें triple bond नहीं होगी? जस्ट ट्रिपल ही होगी बेटा, लिखा नहीं मैंने, रह गया। ए टी के बीच में आगे लिखाऊंगा, मॉडल में आ जाएंगे सारे पॉइंट्स। ए आपका थायमीन से ही पेयरिंग करेगा और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। जी हमेशा साइटोसिन से ही पेयरिंग करेगा, वाइस वर्सा। तो डीएनए मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अच्छा, बैकबोन किसकी बनी होती है? पहले शायद मैंने लिखा भी रखा है आपको। मेड अप ऑफ Sugar and phosphate. Sugar. बैकबोन जो है मेड अप ऑफ sugar and phosphate. Sugar and phosphate. Sugar and phosphate की बनी होती है बैकबोन। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस आपके बाहर की ओर लगे होते हैं एंड बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड। अच्छा, इसी में जोड़ लो, उसे क्यों जोड़ते हैं बाहर, अलग पॉइंट नहीं लिखते। बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड। इनसाइड अंदर की ओर आ जाएंगे अब। अच्छा, क्या जो चेन है वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? तो 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। Yes. So both chain are complementary. कॉम्प्लीमेंट्री भी होंगी, और आपने देखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंड विद एंटी पैरेलल या पैरेलल? Anti. एंटी पैरेलल पोलैरिटी। तो पोलैरिटी कैसी होगी बच्चों? एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल पोलैरिटी। अच्छा, एक चेन की पोलैरिटी 5-3 है तो दूसरे की क्या होगी? 3-5. 1 चेन, ठीक है, तो मैं खाली वैसे ही बना देता हूँ, डायग्राम दिखा देते हैं खाली। 1 chain has 5' to 3' polarity, तो एनोदर की क्या होगी बच्चों? 3-5, ऐसे बना लेना खाली, ठीक है। अपोजिट पोलैरिटी है, कॉम्प्लीमेंट्री भी होंगे, वो ऊपर भी मैंने दिखाया है आपको। तो बोथ चेन आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विद एंटी पैरेलल पोलैरिटी। तो 3 आपके पॉइंट है, 5-6 पॉइंट एनसीईआरटी में दे रखे हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, दोनों आपके पेयरिंग होगी, कौन सी पेयरिंग होगी बताओ? बेस पेयरिंग। तो बेसिस ऑफ बोथ चेन, so base pairing by hydrogen bonding. So base pairing occur between the bases of two chain. Base pairing, और बेस पेयरिंग में कौन सी बॉन्डिंग होती है बोलो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Hydrogen bonding. बेस पेयरिंग occur between the bases, of two chain, between the bases of two chain. दोनों चेन के बेसिस के बीच में और कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Hydrogen अच्छा, bond. ए और टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे?
2 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और G और C के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। आप इसको थ्योरेटिकली लिखना चाहते हो, थ्योरेटिकली लिख लेना। तो एडेनिन बाइंड विद थाइमीन विद द हेल्प ऑफ हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। 2. और ग्वानिन बाइंड विद या सो पेयरिंग विद साइटोसिन विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज बेस पेयरिंग। हाँ बोलो बेटा। इंक बहुत फेंट नजर आ रही है, थोड़ा डार्क ओके, करिए। मैं इसको यूज नहीं करूंगा, मैंने देखा शायद दिख रहा होगा, मैं हटा देता हूँ। मैं डार्क वाली ले। अच्छा ये बताना, ये दिख रहा है आपको? यस सर। Z3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बने? 2 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एडेनिन पेयर विद थाइमीन ऑलवेज, या थाइमीन पेयर विद एडेनिन, वाइस वर्सा। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। H बॉन्ड मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो बच्चों बेस पेयरिंग से क्या फायदा हो जाएगा बताओ? तो प्यूरिन ऑलवेज कम्स, तो प्यूरिन ऑफ वन स्टैंड ऑलवेज कम्स अपोजिट टू pyrimidine ऑफ another chain। ये भी हल्का आ रहा होगा, सिर्फ डार्क कर लेते थोड़ा। प्यूरिन ऑफ वन चैन कम्स अपोजिट, ऑलवेज, ऑलवेज आता, कोई इसमें डाउट नहीं। ऑलवेज कम्स अपोजिट, always comes opposite to pyrimidine, pyrimidine of other chain, दूसरी चेन, another या अदर चेन। आएगा कि नहीं बताओ? ऊपर देख लो आप, यहाँ पे एक चैन का एडेनिन दूसरी चैन के थाइमिन के साथ पेयरिंग कर रहा है कि नहीं बताओ? yes sir तो प्यूरिन ऑफ वन चैन ऑलवेज कम्स अपोजिट टू pyrimidine ऑफ another चैन, जिससे क्या जनरेट होगा बच्चों? एक कांस्टेंट डिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। दिस जनरेट approximately uniform distance between two strands. This generate approximately uniform distance between two strands of helix, जिससे यूनिफॉर्म, अंडरलाइन भी कर सकते हो आप, एनसीईआरटी में डार्क दे रखा है बोल्ड लेटर में। ठीक है, तो दिस जनरेट अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन, इसीलिए क्या है? अच्छा एक और पॉइंट्स है कॉइलिंग का। अच्छा बच्चों, जो बोथ चेन है वो कैसे कॉइल करेंगे? The two right chains are coiled in right-handed fashion. Two chains. सर ये पॉइंट एक्सप्लेन दीजिए। क्या बेटा? ये पॉइंट कर दीजिए एक बार। अच्छा, this generate approximately uniform distance between two strand of helix. ये वाला? यस सर। देखो इसको मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगा, जैसे आपका ना लेटर लाइक नेक्स्ट पॉइंट में भी आ रहा है। ठीक है, तो डायग्राम बनाएंगे हम इसका डबल हेलिक्स का, जब दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो two chains are coiled. Two chains are coiled in right-handed
right-handed fashion. Right-handed fashion. Like और बढ़ा सकते इस लाइन को हम. Like revolving ladder. Revolving ladder जानते हो? सीढ़ी. रिवॉल्विंग लैडर, घूमती हुई सीढ़ी. कोई बंगला है, कोठी है, तो उसमें आपकी सीढ़ी लगी हुई उसकी तरह होता है. तो जो उसकी बाउंड्री है ना, दोनों ग्रिल या रेलिंग, वो है आपका बैकबोन ऑफ डीएनए. और जो उसमें आप स्टेप, जो सीढ़ी पे आप पैर रख के चलते हो ना, वो बेस पेयर है. ऐसा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का. तो टू चेन्स आर कोइल्ड इन राइट, इसीलिए फिक्स डिस्टेंस रहती है साइड चेन में. तो टू चेन्स आर कोइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन, क्योंकि हमने यहाँ पे बी फॉर्म ऑफ डीएनए की बात करी है. लाइक रिवॉल्विंग लैडर. अच्छा, पिच ऑफ हेलिक्स कितना होगा बताओ? डिस्टेंस क्या होगा? पिच या हेलिक्स टर्न. पिच ऑफ हेलिक्स या हेलिक्स टर्न इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर. एंगस्ट्रॉम में लिखे तो 34 एंगस्ट्रॉम. अच्छा, एक पिच में रफली कितने बेस पेयर होंगे? 10. तो पिच ऑफ 10 हेलिक्स बेस पेयर. पिच का मतलब अभी डायग्राम में दिखाऊंगा बच्चों. वन टर्न ऑफ हेलिक्स. पिच का मतलब क्या है? वन टर्न ऑफ हेलिक्स. या पिच लेंथ एक लिखना, हैज रफली has roughly 10 base pair. वो भी मैं बना के दिखाऊंगा आपको. अच्छा बच्चों, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 0.34 नैनोमीटर. तो डिस्टेंस एवरेज डिस्टेंस, ये सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है. डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट या कॉन्सिक्यूटिव टू एडजेसेंट बेस पेयर H 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम. एक लास्ट पॉइंट और है, फिर मैं डायग्राम की तरफ जाता हूं. अच्छा, एक प्लेन, एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के ऊपर स्टैक करेगा कि नहीं बताओ? तो प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर अदर. प्लेन्स ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स, जैसे थाइलेकॉर्ड करता है, स्टैक्स ओवर अदर and provide stability to the helical structure. मतलब डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर इन एडिशन टू किसके साथ साथ बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा डीएनए को बेस स्ट्रैकिंग फोर्स भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. तो ये कुछ पॉइंट थे, मैं आपको दोबारा रिकॉल करा देता हूं. अच्छा, डीएनए कितने न्यूक्लियोटाइड का बना है बताओ? कितनी चेन से बना है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स. सारे पॉइंट एनसीईआरटी में गिवन है. Backbone is made up of sugar and phosphate form the backbone of DNA and bases project inside. Both chains are complementary to each other and show anti-parallel polarity.
Base pairing occur between the bases of two chain. Adenine bind with thymine of another chain with the help of two hydrogen bond, and then cytosine bind with guanine with the help of three hydrogen bond. Opposite, one chain का cytosine, another chain का guanine, दोनों के बीच में base pairing होगी. That is base pairing. That is unique feature. Complementary base pairing occur in DNA. इसी पे पूरा आपका ये जो चैप्टर बेस्ड है. डीएनए रेप्लिकेशन तो कॉम्प्लीमेंट्री पे बेस है, आरएनए की फॉर्मेशन तो भी कॉम्प्लीमेंट्री पे बेस होगी. तो प्यूरिन ऑफ वन चेन ऑलवेज कम्स अपोजिट टू द pyrimidine of another chain. This generate approximately uniform distance between the two chain of the DNA. The two chains are coiled in right-handed manner, क्योंकि हमने यहाँ right-handed DNA की बात कर रहे हैं. B form of DNA. Fashion like a revolving ladder, just like CD-like. The each step of the ladder act as a, मतलब it represent the base pair. The pitch of the helix is 3.4 nanometer, has roughly 10 base pair. सब क्वेश्चन है बच्चों ये. An average distance between the two consecutive base pair is 0.34 nanometer, या 3.4 angstrom. The plan of one base stacks over other and provide stability to the helical structure in addition to hydrogen bond. तो डीएनए को इन एडिशन टू मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा बेस स्टैकिंग फोर्स भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि एक स्टैक, एक जो आपका बेस पेयर है वो दूसरे बेस पेयर के ऊपर आपका स्टैक करता है. चलो डायग्राम दिखा देता हूं मैं आपको. सारे ये फीचर्स आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगा. ठीक है, तो जो यहाँ समझ नहीं आया पॉइंट वो आप डायग्राम से देख लेना. अरे ऊपर नहीं जा रहा है, ये चला गया, ज्यादा ऊपर चला गया. अच्छा, आप देखोगे बच्चों इसमें जो बेस पेयर्स हैं 1 2, इसमें मैं 5 लगाऊंगा. ये पूरा जो चक्र है 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. यहाँ पे हमने लगा दिया. अच्छा, ये जो स्टैंड होगा ये क्या होगा बच्चों 5 प्राइम. दूसरे वाले को क्या मान लेंगे हम, अपोजिट होते हैं कि नहीं पोलरिटी. अब नीचे देख लो कौन किसके साथ जा रहा है. ये 3 हो गया 3 प्राइम, ये 5 प्राइम. यहाँ मैं इसको हटाना चाहते तो हटा सकते हैं से, और जो आपका, oh माय गॉड पूरा ही हटा दिया इसने तो. शॉर्ट से होगा ना, स्मॉल रेजर. हाँ अब सही है. अब आपको एकदम अपोजिट भी दिख जाएगा. इतना भी बना सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं. नीचे अब ये स्टैंड अपना यहाँ पे 3 इधर आ जाएगा, ये 5 इधर चला जाएगा. ठीक, तो हमारे पास एक स्टैंड है. अच्छा बच्चों, यहां से लेके ये डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे बोलो, हेलिक्स पिच. क्या बोलेंगे आप इसको, हेलिक्स पिच. एक टर्न को ये हेलिक्स पिच है, मतलब 1 टर्न ऑफ हेलिक्स वो हेलिक्स पिच बोलते हैं, हेलिक्स पिच. अच्छा, हेलिक्स पिच का डिस्टेंस बताओ कितना था, 3.4 नैनोमीटर. ये हेलिक्स पिच थी आपकी. अच्छा, एक हेलिक्स पिच में कितने बेस पेयर दिख रहे हैं आपको, देखो काउंट करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गए. 10 आपको दिख गए. अच्छा, ये जो आप देखोगे
ये जो क्या है, ये आपका सैलो ग्रूव है। सैलो ग्रूव मतलब बहुत गहरा नहीं है ग्रूव, नहीं भी बनाए तो काम चल जाएगा। ये जो आप देखोगे डीप ग्रूव है, गहरी खांच है, डीप ग्रूव। अच्छा बताओ, दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर लिख चुके हो? 0.34. Between two adjacent base pair 0.34 नैनोमीटर। अच्छा ये देखोगे आप ऊपर, एक और चीज हम दिखा सकते हैं यहाँ पे, ये स्टैंड सेकंड है, दो चेन है ना, स्टैंड सेकंड। और ये वाला कौन सा है बताओ? स्टैंड फर्स्ट। तो डीएनए में कितने स्टैंड दिख रहे हैं आपको? अच्छा इसका डायमीटर कितना है बताओ? डायमीटर ऑफ डीएनए पढ़ा है 11th में आपने, 2 नैनोमीटर, या मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू फॉस्फेट ऑफ चेन 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बेसिस होंगे, बेस पेयर। तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल मॉडल है डीएनए का, इसी पे बेस था हमारा डीएनए। तो डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए है, मॉडल था, ऐसा कुछ नहीं था, मॉडल, डबल हेलिकल मॉडल, ऐसा डायग्राम बना के उन्होंने दिखाया था। तो बच्चों एक टर्न में कितने आपके बेस पेयर होते हैं बताओ? हेलिक्स की एक टर्न को हेलिक्स पिच बोलते हैं। हेलिक्स पिच, जैसे आप क्रिकेट मैच की पिच जानते हो, वही पिच है। वन राउंड, वन टर्न ऑफ हेलिक्स इज कॉल्ड एज हेलिक्स पिच या हेलिक्स लेंथ। द डिस्टेंस इज 3.4 nanometer and one helix pitch consists roughly 10 base pair and the distance between the two base pair, सारी चीज आपको यहाँ पे दिख रही है। both chains are antipolar, वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है डायग्राम में। both chains are complementary to each other, वो भी यहाँ डायग्राम में आप देख पा रहे हो। एडेनिन पेयर विद थाइमीन, वो मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, वो मैंने आपको थ्योरेटिकली लिखा दिया है। तो सारे पॉइंट आपके फॉलो हो रहे हैं बच्चों, ठीक है? यस और नो? जितने डायग्राम में दिख रहे हैं आपको, इतने ही आप याद कर लोगे तो काफी है, ठीक है? तो वन हेलिक्स पिच कंसिस्ट 10 बेस पेयर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है? सैलो ग्रूव, माया डीप ग्रूव, कोई दिक्कत नहीं याद रखने की, एक्स्ट्रा चीज है। और डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दिख रही है, वो भी आपको दिख रहा है। डीएनए और फॉस्फेट जो क्या बैकबोन बनाते हैं, जो जो धागा बनाया हमने वो बैकबोन है। रेड कलर का क्या बेस पेयर है, ठीक है? तो डीएनए की जो बैकबोन है वो शुगर एंड फॉस्फेट बना रहे हैं। सारे पॉइंट इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो, इसी से उन्होंने एक्सप्लेन किया था डीएनए को। यस बच्चों, Yes. बना ले तो मुझे बता देना। तो ये 3D स्ट्रक्चर है, आप चाहो वो सेकंड मतलब 2D भी बना सकता हूँ, 1D भी बना सकता हूँ, लेकिन ये इतना तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है? मैं डबल चेन आपको दिखा के बनाना पड़ेगा। बोर्ड पे तो और बहुत अच्छा बनता है, वो भी चौक वाले बोर्ड पे बहुत अच्छा बनता है। तो ऐसा ही एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, सीढ़ी नुमा। जैसे मानो कि किसी बिल्डिंग पे सीढ़ी चढ़ रही हो, ठीक है? उस सीढ़ी को हमें राइट हैंडेड मैनर में लगाना है बेटा। और जो आपको ये रेड रेड दिख रहे हैं, ये स्टेप्स हैं सीढ़ी चढ़ने के। जो उसकी रेलिंग है वो इसकी बाउंड्री है, जो नीले आपको दिख रहा है ना, पर्पल वाला, दो लाइन मैंने दिखाई ये साइड में। ये कांस्टेंट डिस्टेंस में है कि नहीं बताओ? यस और नो? ये कांस्टेंट स्टेट पे क्यों है? क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है। ये इसकी ग्रिल है, बाउंड्री, ये बैकबोन है डीएनए का। और जो स्टेप आप देख रहे हो सीढ़ी पे, ये सीढ़ियां हैं 1 2 3 4 10, एक राउंड में 10 सीढ़ी आप बनाओगे, तोड़ोगे। तो मीन्स आप सीढ़ियों से कंपैरिजन कर लेना डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का, सेम वही है। राइट हैंडेड मैनर में घुमाते जाना सीढ़ी को, बिल्डिंग पे चढ़ती चली जाएगी।
और एक माइल्स पे चढ़ने के लिए हमें यहाँ पे क्या है, एक फ्लोर पे चढ़ने के लिए एक टर्न पूरा करना है बच्चों, ठीक है। इधर 5 इधर 5 चढ़ गए, फिर दूसरे पे जाना है, इस टाइप से। चेन एंटी पैरेलल होंगी, एक 5 to 3 होगी तो दूसरी 3 to 5 होगी। सारे पॉइंट आपको दिख रहे हैं बच्चों। शुगर फॉस्फेट क्या बना रहे हैं ये बताओ, ये क्या है, शुगर फॉस्फेट। बैकबोन बना रहे हैं, हम थ्योरी में लिख चुके हैं, शुगर एंड फॉस्फेट। और जो रेड कलर के दिख रहे हैं ये बेस पेयर हैं, स्टेप्स हैं जिन पे आपको पैर रख के चढ़ना है, बेस पेयर्स। 10 बेस पेयर देखने को मिलेंगे, ठीक है। बैकबोन कौन बना रहा है, रीड कौन बना रहा है, सब आपको क्लियर है। थ्योरी में भी मैंने आपको खूब लिखा है और डायग्राम में सारी चीज दिखा दी है। सुगर फॉस्फेट कॉन्स्टिट्यूट द बैकबोन ऑफ डीएनए, नाइट्रोजिनस बेस प्रोजेक्ट इनसाइड, दोनों ग्रिल के अंदर लगे हुए हैं रेलिंग के। तो शुगर फॉस्फेट है, ये कांस्टेंट डिस्टेंस पे चलते चले जाएंगे। तो यही डबल हेलिक्स, डीएनए डबल हेलिक्स है ये। चले बच्चों आगे, ड्रॉ कर लिया हो तो डायग्राम। Yes, sir. ठीक है, तो 11th में भी पढ़ा है और आपने अब पक्का हो गया होगा आपको, 11th में भी आपने ये स्टडी किया है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और 12th में भी कर रहे हो। ओके, और आगे जब बायोमोलिक्यूल फिर पढ़ोगे फिर आपको जूलॉजी वाले सर एक बार फिर बता देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों सेंट्रल डॉगमा। नेक्स्ट हेडिंग डालना है सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा का मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा, ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों गिवन बाय, कॉन्सेप्ट गिवन बाय बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गिवन है। फ्रैंकिस क्रिक, किसने दिया इसको बच्चों, वही वाटसन क्रिक का भाई, वही है सेम साइंटिस्ट। कॉन्सेप्ट गिवन बाय फ्रैंकिस क्रिक। तो ये क्या शो करता है बच्चों, स्टेट दैट, which state flow of genetic information as DNA to RNA and protein. So this concept state that, which state that state मतलब कहता है, बताता है, state that, which state ही लिख लो, which state the flow of genetic information, state the flow of genetic information, flow of genetic information. Genetic information. Information is from, कहां से कहां फ्लो करती है बच्चों, DNA to RNA. DNA, from DNA to RNA और RNA to Protein. प्रोटीन। तो फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन अकर फ्रॉम लिख है ना यार, स्टेट द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन अकर फ्रॉम DNA to RNA and RNA to protein. तो such unidirectional flow of genetic information is called, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, such unidirectional। आपको पता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर होती है, डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए प्रोटीन बना देता है। इसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए में थी वो प्रोटीन तक आया है, प्रोटीन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुआ है। सच यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन
is called central dogma. सेंट्रल डॉगमा, डॉगमा का मतलब ही फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, सेंट्रल डॉगमा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट गिवन बाय फ्रैंकिस क्रिक इंपॉर्टेंट है, विच स्टेट द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन अकर फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन्स। तो इसमें एक एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है। डीएनए, डीएनए से किसकी फॉर्मेशन होगी बच्चों? डीएनए की फॉर्मेशन होगी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप? रेप्लिकेशन। और डीएनए से किसकी फॉर्मेशन होगी? एमआरएनए। और एमआरएनए से ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो आप देख रहे हो। इन प्रोसेस को क्या नाम दोगे? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से इस फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। तो यही क्या है बच्चों? ये जो डायग्राम है किसका है? सेंट्रल डॉगमा। तो डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है उनको आरएनए में ट्रांसफर होना है, आरएनए में जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएगी। इसी फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सेंट्रल डॉगमा के नाम से जाना जाता है। और ये यूनिवर्सल तो नहीं है, लेकिन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में यही पैटर्न होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन के फ्लो का। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, उसको मैं एक अलग टर्म से यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा, रिवर्स सेंट्रल डॉगमा। रिवर्स सेंट्रल डॉगमा। एनसीईआरटी में पूछा है कि उस टेक्निक को क्या बोलेंगे आप? तो सम वायरस में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या रिवर्स डायरेक्शन में होती है, फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। इट इज कॉल्ड एज रिवर्स सेंट्रल डॉगमा। इसका एक और नाम होता है टेमिनिज्म। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये डीएनए से एमआरएनए में गया सर, ये एक बार बताना, ये जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन लिखा है आपने। बेटा क्या है कि डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं आप? ट्रांसक्रिप्शन। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। और फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप? ट्रांसलेशन। ये आगे पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर में। तो प्रोसेस का नाम है डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन, ट्रांसलेशन। नहीं आया समझ में? ये मैकेनिज्म तो यहाँ नहीं बता सकता, सर ये प्रोसेस आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये चैप्टर में यही तीनों प्रोसेस तो पढ़नी है हमें। इसके बाद रेप्लिकेशन पढ़ेंगे पहले, फिर ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, फिर ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिवर्स सेंट्रल डॉगमा। तो इन सम वायरस flow of genetic information is in occur in reverse direction. In some viruses, flow of genetic information occur in reverse direction. So in some viruses, flow of genetic information occur in reverse direction. Occur in reverse direction. From RNA to, बोलो उल्टा हो जाएगा ना, RNA to DNA.
तो इसको बच्चों एक वायरस में तो डीएनए एंड आरएनए दोनों साथ में नहीं होता है ना? नहीं, या तो आरएनए होगा या डीएनए। तो पहले आपका डीएनए, फिर उससे आरएनए। आपका डीएनए आता, आरएनए से क्या बनाओगे? डीएनए बनेगा। तो इनमें एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के बारे में लिखा देता हूं। दो साइंटिस्ट थे, टेमिन एंड वाल्टीमोर। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्रोसेस को डिस्कवर्ड किया था। क्या नाम था बच्चों इनका? बाल्टीमोर। Discovered reverse transcription in bacteria. Oh, sorry, virus. Independently. Reverse transcription. Not an NCERT, लेकिन क्वेश्चन आया है इस पे। Transcription in virus. Viruses. अच्छा, ये वायरस क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों? प्रोड्यूस यूनिक एंजाइम। क्या बोलेंगे उसे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इन वायरस में कौन सा यूनिक एंजाइम मिलता है बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये जो एंजाइम है क्या बनाता है बच्चों? फॉर्म आरएनए ऑन या फिर डीएनए ऑन आरएनए। ठीक है, दैट कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए ऑन आरएनए। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, यूनिक एंजाइम है, इसलिए इनको रेट्रोवायरस भी बोलते हैं। इसका भी एक डायग्राम से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए इसको टेमिनिज्म बोला गया है। टेमिन ने इसको डिस्कवर्ड किया था। बाल्टीमोर को बाल्टी मिली थी, उसको नाम नहीं मिला। तो the both scientists discovered independently the process of reverse transcription in virus. The virus produce reverse transcription enzyme that catalyze DNA synthesis on RNA. जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ प्रोसेस RNA से स्टार्ट होगा। प्रोसेस RNA से स्टार्ट होगा। RNA से क्या बनाओगे बताओ? DNA बनाओ। DNA. और इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? रिवर्स Reverse transcription. ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को आप बोलोगे। और फिर इस डीएनए से क्या बना लोगे? वापस एमआरएनए बनना है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप? ट्रांसक्रिप्शन। उल्टा फ्लो हो गया, फिर सीधा हो जाएगा। और फिर इस आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। वही सेम, फिर प्रोसेस स्टेट हो जाएगी। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप? ट्रांसलेशन। तो यही जो टेक्निक है एनसीईआरटी में लिखा, उस टेक्निक को क्या बोलेंगे? इस जेनेटिक फ्लो को, इस एक्सेप्शन को क्या बोलेंगे आप? सेंट्रल डोगमा का एक्सेप्शन को क्या बोलेंगे आप? रिवर्स सेंट्रल ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स सेंट्रल डोगमा। पूरी प्रोसेस को सेंट्रल डोगमा या टेमिनिज्म। ये एक्सेप्शन है किसका? सेंट्रल डोगमा का। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है किस एंजाइम के द्वारा कैटेलाइज होता है बताओ? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अच्छा, ये कैसा एंजाइम है? डीएनए पॉलीमरेज है, आरएनए? ध्यान से बताना। डीएनए की फॉर्मेशन कर रही है ना ये, तो कौन सी एंजाइम है? डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन डिपेंडेंट किस पे है? आरएनए डिपेंडेंट। आरएनए डिपेंडेंट। और ये ओनली वायरस में मिलती है बच्चों। ये एंजाइम्स आगे आपको बहुत काम आने वाली है जब आप डॉक्टर बनोगे। कैंसर की स्टडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। ठीक है, वी कैन आइडेंटिफाई द जीन ऑफ कैंसर विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम्स, क्योंकि ये आरएनए से डीएनए बनाने की एबिलिटी रखती है।
तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑन्कोजीन का क्या नेचर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइम जो रेट्रोवायरस में, जैसे कि कोविड-19, HIV, TMB, इन सब वायरस में ये एंजाइम देखने को मिलता है। ठीक है, सर चलो। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। हाँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रेट्रोवायरस में मिलता है, HIV में वगैरह वगैरह। चलो नेक्स्ट टाइम हम नीचे जो बात करेंगे बोर्ड पे, कल बात करेंगे DNA पैकेजिंग। किसकी बात करेंगे? DNA पैकेजिंग। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो प्रोड्यूस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? किसमें? सर वो जो आप लिखवाए हैं टेमिन एंड बाल्टीमोर के हाँ, नीचे। टेमिन एंड बाल्टीमोर डिस्कवर्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यस सर। इन वायरस। और ये वायरस क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्या तो प्रोड्यूस सर करते हैं? आप सर एंजाइम्स। तो टेमिन एंड बाल्टीमोर ने क्या डिस्कवर्ड किया था? किस प्रोसेस को डिस्कवर्ड करा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन वायरस। सर आप और ये वायरस, रिजर्व हाँ, लिखे हैं reverse। ओके, रिवर्स नहीं लिखा। ओके ओके, ये चीज रिवर्स, ये बेटा प्रोसेस भी रिवर्स है और एंजाइम भी क्या है? रिवर्स। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नीचे भी लिखा ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यहाँ भी सही लिखा है। थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके सर, थैंक यू सर। बाय बेटा। Thank you, sir. Bye, sir. बाय बच्चों, गुड नाइट।